हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब और टारगेट यूपी टेट सी टेट ऐप में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डीएलएड 4th सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन विषय और ये है आपका क्लास नंबर 32। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय नंबर 8 जिसका नाम था भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख चुनौतियाँ। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ चुके हैं गरीबी का अर्थ, भारत में गरीबी के कारण, जिसमें हमने देखा था सामाजिक कारण जाति व्यवस्था थी, संयुक्त परिवार व्यवस्था और अशिक्षा थी, और आर्थिक कारण में हमने देखा था उद्योगों का असंतुलित विकास और जनसंख्या वृद्धि, और राजनीतिक कारण भी देखा था। दोस्तों, इसके बाद हमने देखा था माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, जिसमें हमने ये देखा था कि जनसंख्या की वृद्धि जो होती है वो गुणोत्तर श्रेणी में होती है और जो जीविकोपार्जन के साधन में वृद्धि होती है वो समांतर श्रेणी में होती है। और दोस्तों, इसके बाद हम लोगों ने देखा था बेरोजगारी और बेरोजगारी के घटक यानी कि कारक। आज हम देखेंगे दोस्तों भारत में बेरोजगारी के प्रकार। तो चलिए देखते हैं। इसमें देखिए, पहला है ऐच्छिक बेरोजगारी। सबसे पहले जानते हैं ऐच्छिक बेरोजगारी होती क्या है। जब कोई श्रमिक कोई भी उत्पादन कार्य नहीं करना चाहता है या उसे रोजगार प्राप्त करने की कोई इच्छा ना हो, अर्थात वह वर्तमान में प्रचलित मजदूरी पर कार्य ना करना चाहता हो, तो इस कारण वह बेरोजगार तो होता है। ऐसे श्रमिकों को ऐच्छिक बेरोजगार कहा जाएगा, यानी कि वो अपनी इच्छा से कार्य नहीं करना चाह रहे। तो ये बेरोजगारी किस तरह की होगी? ऐच्छिक बेरोजगारी होगी। क्लियर। यहाँ पे देखिए, दूसरा है अनैच्छिक बेरोजगारी। जब कोई श्रमिक वर्तमान में प्रचलित जो भी मजदूरी दर पर काम करना चाहता है और उसे काम नहीं मिलता है, तो उसे इस कारण से जो बेरोजगारी होती है, यानी कि वो कार्य तो करना चाह रहा है लेकिन उसे रोजगार नहीं मिल रहा, तो इसे कहेंगे अनैच्छिक बेरोजगारी। क्लियर। इसको खुली बेरोजगारी भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, नंबर तीसरा है संरचनात्मक बेरोजगारी। दोस्तों, संरचनात्मक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन बेरोजगारी संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, अलग अलग तरह के जो भी रोजगार में परिवर्तन हो रहे हैं और उसकी वजह से जो भी बेरोजगार हो रहे हैं वो किस तरह की बेरोजगारी होगी? वो संरचनात्मक बेरोजगारी होगी। और दोस्तों, जो संरचनात्मक बेरोजगारी होती है वो दीर्घकालीन होती है, यानी कि उसमें लंबे समय से जो परिवर्तन हो जाते हैं इसकी वजह से लोग बेरोजगार हो जाते हैं। और दोस्तों, ये जो संरचनात्मक बेरोजगारी है ये मुख्यतः भारत में ही पाई जाती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों, नंबर 4 है अल्प रोजगार। अल्प रोजगार के अंतर्गत ऐसे श्रमिक आते हैं जिनको काम बहुत कम समय के लिए मिलता है और इनका उत्पादन में योगदान बहुत कम होता है, और इन श्रमिकों की जितनी कार्य क्षमता होती है उस क्षमता के अनुसार उन्हें काम नहीं मिलता है। इसके अंतर्गत कृषि में लगे हुए श्रमिक भी आते हैं दोस्तों, और जिन्हें केवल कुछ समय के लिए ही कार्य मिलता है, इसके पश्चात वे बेरोजगार हो जाते हैं। तो ये अल्प रोजगार के अंतर्गत ये बेरोजगारी आती है। क्लियर। अब दोस्तों, यहाँ पे देखिए, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, ये अक्सर पूछता है। तो इसको आप समझिए, छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है। दोस्तों, बेरोजगारी का यह एक ऐसा स्वरूप है जिसमें व्यक्ति अपने आप को बेरोजगार महसूस नहीं करता है, लेकिन तकनीकी रूप से वे बेरोजगार ही होता है। क्लियर। यहाँ पे देखिए, छुपी बेरोजगारी इसीलिए करता है क्योंकि लोगों को लगता है कि यहाँ पे हम कार्य कर रहे हैं लेकिन वहाँ वो कार्य नहीं करने के बराबर, क्योंकि उनकी जब कुछ आमदनी नहीं होगी तो वो फिर कार्य करने का उनका कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे वो बेरोजगार ही माने जाएंगे। और दोस्तों, इसमें जो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी जो होती है ये दो तरह की होती है। इसमें एक होता है मात्रात्मक, जिसको कहेंगे कि कितने लोग रोजगार में हैं। मात्रात्मक ऐसे ही बेरोजगारी होती है जिसमें कितने लोग रोजगार में हैं, यानी कि किस मात्रा में हैं। और गुणात्मक, रोजगार में लगे व्यक्ति कितना उत्पादन करते हैं, जिसका तात्पर्य रोजगार की उत्पादकता से है। तो जितने यहाँ पे देखिए, मात्रात्मक और गुणात्मक दो तरह की प्रच्छन्न बेरोजगारी है, लेकिन मात्रात्मक में व्यक्तियों की संख्या देखी जाती है और गुणात्मक में जो भी उत्पादन हो रहा है उसकी गुणवत्ता, उसमें उत्पादन कितना हो रहा है ये देखा जाता है। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, नंबर 6 है शिक्षित बेरोजगारी। दोस्तों, चूंकि हम लोग बेरोजगारी के विषय में पहले चर्चा कर चुके हैं तो आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे।
शिक्षित बेरोजगारी क्या होती है कि जो भी विद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर पर शहरी क्षेत्रों में शैक्षणिक सुविधाओं में विस्तार हुआ है और सामाजिक प्रतिष्ठा जो कि शिक्षा से ही आती है तथा शिक्षण संस्थाओं में नामांकन वृद्धि ने बढ़ती हुई चेतना को त्वरित रूप से बढ़ा दिया। यानी कि जिस तरह से विद्यालयों में नामांकन संख्या बढ़ी, एक तरह से यहाँ पे जो शिक्षित वर्ग है वो भी काफ़ी, उनकी संख्या भी बढ़ी है। तो यहाँ पर हम बात करें, प्रतिवर्ष ऐसे लाखों स्नातक निकल रहे हैं जो श्रम बाजार में प्रवेश करते हैं और लेकिन शिक्षा रोजगारोन्मुख नहीं है। यानी कि जो शिक्षा है वो कहीं ना कहीं रोजगार परक न होने की वजह से उन्हें बेरोजगारी की मार झेलनी पड़ रही है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए नंबर 7 है मौसमी बेरोजगारी। दोस्तों अगर हम बात करें कृषि की, तो जो गाँव में एक प्रमुख आर्थिक क्रिया है और मौसमी स्वरूप है, तो कहीं ना कहीं जब फसलों की बुआई और कटाई के समय लोग व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन जब ये कार्य समाप्त हो जाता है तो लोग कहीं ना कहीं रोजगार मुक्त हो जाते हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं होता है। और फिर जब कटाई का समय आता है तो फिर उनके पास रोजगार हो जाता है। तो ये कैसी बेरोजगारी है? ये मौसमी बेरोजगारी है, जो कहीं ना कहीं कुछ ही समय के लिए इनके पास रोजगार रहता है, बाकी समय ये खाली रहते हैं। क्लियर? यहाँ पे देखिए नंबर 8 है शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में युवाओं के मध्य बेरोजगारी। यहाँ पे 8वां हम देख रहे हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें 15 से 35 आयु वर्ग के युवकों में बेरोजगारी विभिन्न आयु वर्ग के श्रम शक्ति के समूह में उच्चतम शिखर पर है। यानी कि चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, 15 से लेकर के 35 वर्ष तक के जितने भी युवा हैं वो कहीं ना कहीं उनके पास श्रम शक्ति तो है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बेरोजगार हैं। यह बेरोजगारी ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में विद्यमान है। अगर हम बात करें रोजगार दिया जाए तो राष्ट्रीय आय में इनका योगदान उच्च हो सकता है। यदि इस आयु समूह के लोग अधिक समय के लिए बेरोजगार रह जाते हैं तो ये सामाजिक तनाव का भयंकर कारण बन सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जब किसी के पास कार्य नहीं होगा तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में उथल पुथल चलेगी। कहा भी जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर। तो इसलिए हर किसी को बिजी रखना अपने आप को ज़रूरी है, हर किसी के पास रोजगार होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए चाहे वो शहर हो या गांव हो, जो युवा हैं उनके पास रोजगार की कमी है और अगर ये रोजगार नहीं पाते हैं तो कहीं ना कहीं ये समाज के लिए खतरा भी बन सकते हैं, क्योंकि इनका जो दिमाग है वो तनावग्रस्त हो जाएगा और इसका भयंकर परिणाम भी हो सकता है। इसीलिए दोस्तों रोजगार की तरफ मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं इस समस्या की तरफ सरकार का, केंद्र का ध्यान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उनका जो उन्हें रोजगार देने की तरफ ध्यान देने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। क्लियर? तो दोस्तों यहाँ पर चलिए हम देखते हैं गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार सृजन के कार्यक्रम कौन कौन से हुए हैं। यहाँ पे देखिए गरीबी उन्मूलन यानी कि गरीबी को खत्म करने और रोजगार का सृजन, नए नए रोजगारों को लाने के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हुए। इसमें देखिए पहला है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। तो इस योजना के तहत शहरों में रोजगार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, और इसी योजना के तहत ही गाँव में भी रोजगार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत भी रोजगार उपलब्ध कराए जाते हैं। आजीविका का मतलब ये होता है कि हम अपने जीवन का निर्वाहन करने के लिए कुछ न कुछ रोजगार करें। और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन शहर में और गांव में आजीविका को किस तरह से, अपने आजीविका को किस तरह से चलाया जाए, इसके लिए रोजगार मुहैया कराए जाते हैं। और यहाँ पे देखिए नंबर 5 है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिसके तहत अलग अलग तरह के जो भी कौशल हैं वो लोगों में विकसित किए जाते हैं और उसके माध्यम से लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए जाते हैं। और यहाँ पर देखिए लोगों के अंदर स्किल डेवलप की जाती है। और यहाँ देखिए नंबर 6 है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। तो दोस्तों यहाँ भी देखिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के तहत, रोजगार योजना के तहत भी जो भी गाँव में सार्वजनिक कार्य होते हैं उसमें लोगों को रोजगार दिया जाता है। क्लियर? और यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसियाँ। तो दोस्तों राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी के अंतर्गत लोगों में स्किल डेवलप की जाती है और उस स्किल के माध्यम से लोग कहीं ना कहीं रोजगार परक बन पाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमने देखा कि गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन के प्रमुख कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं।
यहाँ पे सब देखिए, ये सब आपकी टिप्पणी में पूछा जा सकता है कि जन्म दर या मृत्यु दर क्या है। तो चलिए जान लेते हैं। प्रति 1000 पर जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या का अनुपात जन्म दर कहलाता है। तो जन्म दर क्या होता है कि प्रति 1000 पर जितने भी शिशु की जनसंख्या है, जो उनका अनुपात है जन्म दर का, वो क्या कहलाता है? शिशु जन्म दर कहलाता है। दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं अधिक जन्म दर जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देते हैं, यानी कि जितनी अधिक जन्म दर होगी उतनी ही ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी। किसी क्षेत्र के लोगों की जनसंख्या की तुलना में वहाँ के लोगों की मृत्यु दर जो प्रति 1000 व्यक्ति वर्ष में दर्शाई जाती है उसे मृत्यु दर कहा जाता है। तो दोस्तों देखिए, प्रति 1000 पर जितने शिशुओं का जन्म होता है वो जन्म दर होती है, और प्रति 1000 व्यक्ति पर जितने भी लोगों की मृत्यु होती है वो क्या कहलाती है? प्रति वर्ष में जो भी मृत्यु दर होती है वो मृत्यु दर कहलाती है। यहाँ पे देखिए, भारत में मृत्यु दर जन्म दर की अपेक्षा कम है। वर्तमान जनगणना के अनुसार अशोधित जन्म दर प्रति 1000 पर 21.8 और मृत्यु दर 7.1 है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, उदाहरण के तौर पर लिखा गया है कि जो भारत है, हमारा देश है, इसमें प्रति 1000 पर 21.8% जन्म दर है और मृत्यु दर 7.1% है। तो दोस्तों मृत्यु दर कम है। क्लियर? अब यहाँ पर हम देखते हैं लिंगानुपात। किसी भी देश की महत्वपूर्ण जननांकीय विशेषता उस देश में स्त्रियों पुरुषों की संख्या होती है। तो दोस्तों देखिए, जो भी जनसंख्या उसकी अपनी एक विशेषता इसलिए होती है क्योंकि जो स्त्री और पुरुषों की संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है किसी भी देश के विकास में, किसी भी देश के आगे बढ़ने में। यहाँ पे देखिए, जनसंख्या में पुरुषों और स्त्रियों के बीच की संख्या का अनुपात लिंगानुपात कहलाता है, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र की जो जनसंख्या उसमें स्त्री और पुरुष की जो जनसंख्या है उसी को हम क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। उस जनसंख्या का जो संख्या अनुपात होगा वो क्या होगा? लिंगानुपात होगा। और भारत की जनसंख्या में लिंगानुपात का निर्धारण प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या से होता है। और दोस्तों अगर हम बात करें अपने देश की, तो हमारे यहाँ लिंगानुपात जो निर्धारित किया गया वो प्रति 1000 पुरुषों पर जो भी स्त्रियों की संख्या होती है उसी को क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। दोस्तों लिंगानुपात किसी भी देश में स्त्रियों की स्थिति के बारे में जानकारी भी प्रदान करता है। तो दोस्तों यहाँ पे लिंगानुपात किसी भी देश के जो भी स्त्रियों की स्थिति है, यानी कि जो भी इनकी दशा उसके बारे में जानकारी इसलिए प्राप्त करता है क्योंकि दोस्तों अक्सर हम देखेंगे अपने ही देश के अलग अलग प्रदेशों में जो लिंगानुपात है वो अलग अलग है। इसलिए अलग अलग है क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं वहाँ हर प्रदेश की अपनी जनसंख्या जो लिंगानुपात है उसमें कम और ज़्यादा वृद्धि का मतलब कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव भी है। कहीं जहाँ पे आप देखेंगे अगर केरल साइड में, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो लिंगानुपात है वो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन अगर वहीं हम बात करें हरियाणा वगैरह की, तो वहाँ पे आपको लिंगानुपात बहुत ही कम देखने को मिलेगा। तो एक तरह से यहाँ पे शिक्षा जो है बहुत ही अधिक मैटर करती है किसी भी क्षेत्र की या प्रदेश की या देश की या किसी भी कंट्री की। तो लिंगानुपात उसमें देखने को इस तरह से मिलता है कि जहाँ पर स्त्रियों की दशा अच्छी होती है वहाँ पे लिंगानुपात अच्छा होता है, लेकिन जहाँ पे स्त्रियों की दशा और स्थिति अच्छी नहीं है वहाँ पे लिंगानुपात में भी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। क्लियर? यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे अब आपका लास्ट पॉइंट है साक्षरता। साक्षरता होती क्या, यानी कि लिटरेसी। साक्षरता का अर्थ है साक्षर होना, यानी कि जिनके पास से पढ़ने लिखने की क्षमता से संपन्न हो उन्हें क्या कहा जाएगा? साक्षर कहा जाएगा। अलग अलग देशों में साक्षरता के अलग अलग मानक हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम अपने देश की बात करें तो भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपना नाम लिखने और पढ़ने की योग्यता हासिल कर लेता है तो उसे साक्षर माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, अगर कोई भी व्यक्ति भारत में अपना नाम लिख ले रहा और पढ़ ले रहा है तो वो क्या माना जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। और दोस्तों मेरा न्यू ब्लॉग चैनल है परी की मॉम, उसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए लिटरेसी में स्पेलिंग मिस्टेक है, LITERACY लिटरेसी।
क्लियर, ये आप सही कर लीजिएगा लिटरेसी की स्पेलिंग। तो आज आपका चैप्टर 8 कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, अपने आसपास सफाई रखिएगा। जय हिंद।